ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अब हमारे पास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करें बिजनेस स्टडीज, एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारे पास दिस इज नोन एज द सिलेबस कोड दैट इज नोन एज 7115। अब सर व्हाट इज 7115? 7115 क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट, क्योंकि जब आप प्राइवेट स्टूडेंट है और आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम के अंदर वहां पे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, एडएक्सेल भी होता है, आईजीसीएससी भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7115 इज आवर सिलेबस कोड फॉर बिजनेस स्टडीज ओ लेवल्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज हमारे पास कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल, जिसका फुल फॉर्म है हमारे पास ऑर्डिनरी लेवल। अब बच्चे कहते हैं कि सर इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। ओ लेवल्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज ऑर्डिनरी लेवल, एंड 7115 इज द सिलेबस कोड। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग ऑफ आवर क्लास, दैट इज नोन एज द पेपर पैटर्न। हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर पैटर्न। सर पेपर पैटर्न हमारे पास क्या होता है? दैट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच द एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस यू। एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्या करेगा? असेस करेगा। अब पेपर हमारे पास ओ लेवल्स के अंदर कितने हैं इसको हम देख लेते हैं। एनी आइडिया? दो पेपर है हमारे पास, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। सो व्हाट इज पेपर 1, व्हाट इज पेपर 2? आज हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले हम समझते हैं पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट थिंग, पेपर 1 इज ऑफ 1 hour 30 minutes, जिसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपको देता है 90 minutes टू सॉल्व द पेपर। 1 hour 30 minutes is the time duration to solve the paper 1, 90 minutes. आपके पास जो पेपर के मार्क्स हैं, पेपर 1 is of 80 marks, that means पेपर 1 की वेटेज है 50%, and it's quite interesting. आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो पेपर 1 होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो एमसीक्यू के जो मार्क्स होते हैं वो एज कंपेयर टू द अदर कम होते हैं हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास 30 मार्क्स होते हैं या 40 मार्क्स होता है, आई डोंट नो। तो उसकी जो वेटेज होती है वो पेपर 2 से कम होती है। But in business studies, paper 1 and paper 2 both carries the same weightage. That means they both have equal weightage, 50%, 50%. तो अगर किसी बच्चे का पेपर 1 अच्छा नहीं होता तो 50% उसके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पेपर 2 के थ्रू अच्छा कर सकता है अपना रिजल्ट। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर पेपर 2 हो जाता है, अच्छा नहीं हुआ, तो अब उनके पास 30% ही पेपर हाथ में होता है जिसके थ्रू दे कैन इंप्रूव द रिजल्ट। बट इन बिजनेस स्टडीज यू कैन मैनेज दिस रिस्क। अगर आपका पेपर 1 खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं होता, गॉड फॉरबिड, सो यू हैव पेपर 2 टू इंप्रूव योर रिजल्ट। थर्ड चीज हमारे पास ये है कि 80 मार्क्स 50% है, और आपके पास एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 4 क्वेश्चंस इन पेपर 1। और ये जो चारों क्वेश्चंस होंगे बेटा, इस चीज को समझ लिएगा कि चारों क्वेश्चन आपके पास पेपर 1 के अंदर कंपलसरी है। It means there is no choice in paper 1. The examiner is going to assess 4 questions and all of the questions are mandatory and compulsory to solve or to attempt. You have no choice in paper 1. And in paper 1, the examiner is going to provide you a data response. So ये data response क्या होता है हम इसको बाद में समझते हैं, हम पहले पेपर 2 के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। So we are done with the paper pattern of paper 1, 1 hour 30 minutes, 90 minutes to solve the paper, 80 marks of paper 1, that means 50% is of paper 1. There will be 4 questions and all the questions are compulsory. Now we are heading towards the paper 2. What is paper 2? Paper 2 has the same time duration, that is 1 hour 30 minutes. That means exactly you have 90 minutes to solve the paper 2 as well. तो टाइम ड्यूरेशन दोनों पेपर की हमारे पास क्या है? सेम 90 मिनट्स 90 मिनट्स। पेपर 2 के अंदर आपके पास जो मार्क्स होंगे वो भी 80 मार्क्स है। दैट मींस कि पेपर 2 आल्सो हैज द सेम वेटेज एज वी डिस्कस्ड, 50%। And in paper 2, the examiner is going to provide you the 4 questions and all the questions are compulsory in paper 2 as well. तो सर ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। Paper 1, paper 2 has the same time duration, same weightage, same number of questions. There is no difference. All the things are similar. तो difference कहाँ पर है? Difference paper 2 में हमारे पास ये है कि in paper 2 the examiner is going to provide you the case study, and this is the turning point. ये समझना बहुत जरूरी है। Time duration, marks, weightage, number of questions, paper 1, paper 2 दोनों में same है,
लेकिन इन पेपर 1 द एग्जामिनर इज गिविंग द डेटा रिस्पॉन्स, while in paper 2 the examiner is giving the case study. तो डिफरेंस क्या है? और जो डिफरेंस समझते हैं, डेटा रिस्पॉन्स क्या है, मैं बहुत स्लो जाऊंगा आपको समझाने के लिए। देखो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है, तो आप जब नया मोबाइल फोन लेते हैं तो आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? उसके अंदर फाइल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप ट्रांसफर करते हैं। तो डेटा मीन्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी ये किसके बारे में होगी? एग्जामिनर कोई भी आपको यहाँ पे बिजनेस सिचुएशन दे देगा। अब सर बिजनेस सिचुएशन का मतलब क्या है? बिजनेस सिचुएशन का मतलब है एक्स एंड वाई, they are two best friends, matlab they are the best friends, and they started or they planned to start a particular business in country X, and they formed a partnership business of car manufacturing। इस तरीके से तो आपके पास डेटा रिस्पॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत शॉर्ट होगी, बहुत प्रिसाइज होगी। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपको 6 to 8 लाइंस की इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोवाइड करेगा। आप उसे पढ़ेंगे और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट द आंसर जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। अब पैसेज के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देता है, आप उस पैसेज को पढ़ते हैं, उस पैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसी पैसेज के रिलेटेड नीचे आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आप उसके सवाल देते हैं। तो सिमिलरली इन पेपर 1 डेटा रिस्पॉन्स भी यही होगा कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, यू आर गोइंग टू रीड आउट दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर इसके नीचे क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी हमने एक एक्स वाई की एग्जांपल डिस्कस की थी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा डिफाइन द टर्म पार्टनरशिप, आउटलाइन द टू एडवांटेजेस टू एक्स एंड वाई ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पार्टनर। ये आपके पास क्वेश्चंस होंगे। डेटा रिस्पॉन्स यहाँ पे क्लियर है। अब हमारे पास दूसरे जो पेपर 2 है उसके अंदर एग्जामिनर आपको दे रहा है केस स्टडी। अब केस स्टडी जो आपके पास है ना, उसके अंदर भी एग्जामिनर आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर बिजनेस की सिचुएशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन होगी ये शॉर्ट और प्रिसाइज नहीं होगी। द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू आर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यू डोंट नो अबाउट द डिपार्टमेंट्स बिकॉज वी आर नॉट डन विद दिस सिलेबस येट, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि बिजनेस के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिविजन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट एक्टिविटीज टू कैरी आउट द बिजनेस। तो यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, बहुत पूरी एक इंफॉर्मेशन होगी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। आप उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर। तो सर अभी डिफरेंस कंप्लीट हो गए? नहीं, डिफरेंसेस अभी भी बाकी हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। पेपर 1 के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा कि सर जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? शॉर्ट और प्रिसाइज। तो शॉर्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है और आपके पास क्वेश्चन कितने बेटा? 4 क्वेश्चन है। तो क्या सर इतनी शॉर्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होगी टू सॉल्व दी 4 क्वेश्चंस? नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? एग्जामिनर यहाँ पे आपको 4 डेटा रिस्पॉन्सेज देगा। कितने डेटा रिस्पॉन्सेज होंगे मेरे बच्चों? 4। 4 डेटा रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से डेटा रिस्पॉन्स होंगे। एक क्वेश्चन है उसका डेटा रिस्पॉन्स, उसके फिर डिफरेंट पार्ट्स, फिर दूसरा क्वेश्चन है उसके पैसेज गिवन है, उसके क्वेश्चंस हैं, फिर तीसरा आपका डेटा रिस्पॉन्स है, एंड दिस इज हाउ इट गोज फॉर द फोर्थ क्वेश्चन एज वेल। बट इन केस स्टडी एग्जामिनर आपको यहाँ पे एक पूरे बिजनेस की केस स्टडी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा कि बिजनेस क्या कर रहा है, मार्केटिंग क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, एचआर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्रोडक्ट्स कौन से बनाते हैं, प्रोडक्शन किस टाइप की, सारी इंफॉर्मेशन होगी। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम वन पर्टिकुलर केस, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड है। पैसेज और बिजनेस सिचुएशन जो है वो आपको पूरी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है बिजनेस की। So that's why 4 questions can be assessed through one case study, but in data response in paper 1 the information is very limited, is very precise and short, so it is difficult to assess 4 questions। so इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग डेटा रिस्पॉन्सेज है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि इज इट क्लियर और नॉट।
क्लियर है सर। सर क्लियर है पक्का? जी। कैन वी प्रोसीड? ओके। यस। तो हमारे पास we are done with the data response and case study. We have understood the structure of the paper 1 and paper 2. अब आ जाए जरा हम मार्क्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। So we are discussing the structure of the paper 1. Paper 1 कैसा होगा? Let's suppose आपके पास question 1 given है। अब इस question 1 के examiner is going to give you a data response. Sir, data response का मतलब क्या है? 7 to 8 lines of a particular business is actually provided by the examiner. आपने इस इंफॉर्मेशन को क्या करा? आपने इस इंफॉर्मेशन को क्या करा? रीड करा, और इसके बाद आपके पास होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। अब ये जो आपके पास ए पार्ट है, ये होगा आपके पास 2 मार्क्स का। फिर आपके पास पार्ट बी होगा 2 मार्क्स का, पार्ट सी आपके पास होगा 4 मार्क्स का, डी पार्ट होगा 6 मार्क्स का, और सिमिलरली ई पार्ट होगा आपके पास 6 मार्क्स का। तो अगर आप इन चारों को ऐड करते हैं, इफ यू ऐड all of these marks, तो आपके पास आ जाएंगे कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। ये एक क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स का ये आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द 4, तो आपके पास आ गए 80 मार्क्स। तो ये आपका पूरा पेपर 1 हो गया। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जामिनर आपसे डेफिनेशंस भी पूछ रहा होगा, एडवांटेजेस भी पूछ रहा होगा। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, डेफिनेशन, कैलकुलेशन, theoretical आंसर, सब कुछ। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 2। सो हम पेपर 2 के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 का स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि पेपर 2 के स्ट्रक्चर के अंदर, एज वी डिस्कस, कि एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द केस स्टडी। और केस स्टडी का मतलब क्या था? केस स्टडी का मतलब ये था कि द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, कि ये XYZ बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बनाता है, इस इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करता है, दीज आर द इश्यूज दैट इज एक्चुअली फेस्ड बाय द बिजनेस, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये मैनेजर है, ये सब कुछ। मतलब एक ओवरऑल बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन भी होगी, बिजनेस की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी। तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आया, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन 1 के आपके पास 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए पार्ट जो होगा आपके पास वो होगा 8 मार्क्स का, और बी पार्ट होगा आपके पास 12 मार्क्स का। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द फियर स्ट्राइक्स। यहाँ पे बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है। एंड टुडे आई एम हियर कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आई एम गोइंग टू मोटिवेट यू, आई एम गोइंग टू बी अ मेंटोर। के डरना नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो हम 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, और अगर 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा तो भी कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चा जब पेपर 1 के स्ट्रक्चर को देखता है ना कि सर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, इट्स इजी टू अटेम्प्ट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ऑल, और 8 और 12 में सर लिखेंगे क्या, इतना ज्यादा लिखना होगा, कैसे होगा सब कुछ? तो डरना नहीं है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद कनेक्ट होंगी, एंड ऑल द थिंग्स विल फॉल राइट इंशाल्लाह। तो 8 और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब ये जो एक क्वेश्चन है, इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने मार्क्स आ जाते हैं? 20। एंड सिमिलरली 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 80 मार्क्स। तो हमारे पास टोटल जो मार्क्स हैं ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गए 160 मार्क्स। एंड दिस इज द पेपर स्ट्रक्चर। आई थिंक कि हमारी क्लास के अंदर एक नई बच्ची दुआ ने ज्वाइन किया है। दुआ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, you can speak and you can say, or if you feel comfortable you can write down in the chat box। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने, तो we have discussed this paper pattern। इज इट क्लियर? दुआ थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इज इट क्लियर? ओके।
So we are heading towards, we are done with the paper pattern. So we start with the business studies. That what is business studies? We discuss the paper pattern P1, P2 structure, paper 1 ka structure, paper 2 ka structure. Now we are heading towards the syllabus. Okay, so what is the content of business studies O levels? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है पेपर का. देखो, सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज यूनिट 1 और यूनिट 1 इज नोन एज द इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्टिविटी. अब ये जो चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है हमारे पास? देखो, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल बर्लिट से मल्टीपल हमारे पास हैं जो ऐसे लैंग्वेज सेंटर्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक आपको प्रैक्टिस करवाते हैं. आप दे टीच डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो लेट्स सपोज आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, तो आपको क्या डायरेक्टली इंग्लिश के अंदर कंजंक्शंस और सेंटेंस फॉर्मेशन, पैरेललिज्म ये तो नहीं पढ़ाते ना. दे एक्चुअली मेक यू रीड आउट द अल्फाबेट्स ABCD, ये पढ़ाते हैं. क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपको पता चले कि दीज आर द अल्फाबेट्स जिसके ऊपर इंग्लिश बेस्ड करती है. इसी तरीके से फ्रेंच हो गया, इसी तरीके से अरबिक हो गया. तो ये जो ABCD और अल्फाबेट सिखाते हैं, ये क्यों सिखाते हैं? इन ऑर्डर टू मेक द फाउंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब बिजनेस के अंदर भी जो यूनिट 1 है दैट इज चैप्टर 1 और यू कैन से द यूनिट 1, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं ये क्या है, ये आपको बताएंगे कि बिजनेस होता क्या है, किस तरीके से बिजनेस फॉर्म होता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप द बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटी होती हैं, क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हुए. तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज द बेसिक चैप्टर व्हिच विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट एंड द फाउंडेशन ऑफ द होल सिलेबस. जैसे ही आपका यूनिट खत्म होता है तो फिर हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर बिजनेस बेस करता है. और चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, यही 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर बिजनेस बेस्ड होता है. एक हमारे पास डिपार्टमेंट होता है दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको अक्सर लोग कहते हैं HR मैनेजमेंट. देन वी हैव सेकंड यूनिट दैट इज नोन एज मार्केटिंग, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है. ऑपरेशन डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज ऑपरेशन management, and then we have finance and accounting, fundamental. अब बेसिकली अगर देखा जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस. आप इन्हें डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं एंड यू कैन से द डिविजन्स ऑफ अ बिजनेस. अब चाहे कोई भी बिजनेस हो, अभी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं बिजनेस की. बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, these are the pillars of the business, these are the departments and the division of the business. और यही हमारा सिलेबस भी है. सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड द फिफ्थ यूनिट. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ सिलेबस. कि HR डिपार्टमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेबर एंड इट्स बेसिक थिंग कि विदाउट लेबर हम काम नहीं कर सकते. आप इस ऑफिस के अंदर जाते हैं तो मैनेजर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं. स्कूल के अंदर जाते हैं तो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, IT स्टाफ होता है, डोमेस्टिक स्टाफ होता है. तो दे आर नोन एज द लेबर एंड विदाउट द लेबर यू कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस और यू कैन नॉट रन द बिजनेस. तो हम इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या काम करता है, हाउ द पर्सन इज हायर्ड, how to control the labor, how to manage and lead the labor, how to keep the workers motivated, how to train the staff. ये सब कुछ पढ़ेंगे in the second unit. थर्ड यूनिट है हमारे पास मार्केटिंग. अब सर व्हाट इज मार्केटिंग? इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, हम बड़े सुनते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का मतलब क्या है हमारे पास? टू प्रमोट, टू क्रिएट द अवेयरनेस सो दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड. मार्केटिंग का मतलब तो यही होता है हमारे पास. अब बिजनेस के अंदर जो मार्केटिंग होती है, तो मैं कहता हूं ऑरेंज इज द फ्रूट, तो बच्चे कहते हैं यस. मैं कहता हूं ऑरेंज इज द ओनली फ्रूट, तो बच्चे कहते हैं नो सर, दूसरे भी फ्रूट हैं, मैंगो इज आल्सो अ फ्रूट, लीची इज आल्सो अ फ्रूट. तो इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन इज मार्केटिंग, बट इट्स नॉट ओनली मार्केटिंग. इसका मतलब क्या है कि हम
देखते हैं कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केटिंग के अंदर हम दूसरे एरियाज को भी देखते हैं। वी रिसर्च अबाउट द कस्टमर, वी रिसर्च अबाउट द कंपैटिटर्स प्रोडक्ट, वी आइडेंटिफाई कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदता है, व्हाट शुड बी द प्राइस अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, हाउ should be the product should be packaged, how the consumer is going to buy the product, where the product should be available। तो ये सारी चीजें भी हम मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द डिपार्टमेंट और हमारा चैप्टर भी है। But then we have the fourth chapter that is known as operation। अब सर ऑपरेशन क्या है? बच्चा जब वर्ड ऑपरेशन सुनता है ना तो उसको लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज, सर ऑपरेशन का मतलब क्या है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑपरेशन, के ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टोयोटा। टोयोटा क्या करता है? आप कहेंगे कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। करोला, प्राडो, ये सब किसके प्रोडक्ट है? टोयोटा के। मैं कहता हूँ सर व्हाट इज एचबीएल? तो आप कहेंगे हबीब बैंक लिमिटेड है। तो क्या काम करता है? बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। मैं कहता हूँ सर ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस क्या है? बोला इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है टू द बिजनेसेस, टू द इंडिविजुअल्स। तो यही तो उनका ऑपरेशन है। टोयोटा का ऑपरेशन है कार मैन्युफैक्चरिंग, एचबीएल का ऑपरेशन है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ईएफयू का ऑपरेशन है टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस सर्विस टू द बिजनेसेस एंड टू द इंडिविजुअल। तो जो बिजनेस जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज द ऑपरेशन ऑफ दैट बिजनेस। अब वो ऑपरेशन कैसे होगा, कौन सा मेथड होगा, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, हाउ टू कंट्रोल दी, how to maintain the quality of the product and the service that we are providing. So operation management deals with the production of goods and services that are offered by the business. And then we have the fifth unit that is known as finance, and it is also known as one of the department, finance department. आप स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वो आपको कनेक्ट करते हैं ना विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप फिर वहां पे चालान पे करते हैं और यू शो योर रिसीट टू दैट डिपार्टमेंट कि हाँ हमने फीस पे कर दी है और हमारी फीस पेड है, या फिर चालान आपको मिलते हैं। तो फाइनेंस का मतलब क्या है कि दिस पर्टिकुलर यूनिट, in this particular unit we are going to discuss about the finances। अकाउंटिंग का भी थोड़ा सा पोर्शन आएगा और फाइनेंस का भी आएगा कि फाइनेंस होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, बैंक लोन, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड ऑल। एंड अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास अकाउंटिंग की ही रिफ्लेक्शन आएगी। तो जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ते हैं और जो अकाउंटिंग स्टूडेंट होते हैं तो दे इजीली कोप अप विद दिस पर्टिकुलर यूनिट, क्योंकि उनको अकाउंट्स की नॉलेज होती है, रेशियोज की, इनकम स्टेटमेंट की, कैश फ्लो की, रेवेन्यू की, बैलेंस शीट की। सो दे इजीली कोप अप। लेकिन जो बच्चे नॉन अकाउंटिंग के भी होते हैं, दे ऑफ बिजनेस स्टडीज एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, तो उनको भी मैं यहाँ पे अकाउंटिंग बेसिक ही करवाता हूँ। अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से परफॉर्म होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है। सो नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द बिजनेस एंड इट्स मॉडल, दैट हाउ इट वर्क्स। और फिर सर हमारे पास जो लास्ट यूनिट है वो लास्ट यूनिट है दैट इज नोन एज यूनिट 6। and in this unit we are going to study about the external influences on business activity। so इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। Then we discuss the different departments, HR, marketing, operation and finance। ये 5 यूनिट्स हो गए हमारे पास। अब हमारे पास जो 6th यूनिट है दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है हमारे पास वो इन्फ्लुएंसेस जो आउटसाइड द बिजनेस है। सर आउटसाइड द बिजनेस का मतलब क्या? लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस था, वो स्टार्ट हुआ 2016 में। 17 में business was struggling and the business survived initially। 18 was profitable। 19 के अंदर business बहुत ज्यादा profitable था। 2020 के अंदर कोविड स्ट्राइक, कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया। अब क्या होगा बिजनेस का? बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन, या बिजनेस के रेवेन्यू अफेक्ट होंगे, प्रॉफिट अफेक्ट होगा, बिजनेस की डिमांड कम हो गई है, रेवेन्यू नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि बिजनेस एक इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहा है। राइट नाउ पाकिस्तान इज फेसिंग द फाइनेंशियल क्रंच एंड द पाकिस्तान इज फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। हमें सबको नजर आ रहा है डॉलर महंगा हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट जो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट होता है, डॉलर महंगा हो रहा है तो बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों की इनकम जो है वो अफेक्ट हो रही है क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक हमारे पास प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है।
तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का जो यूनिट है ना, वो हमें ये बता रहा होता है कि बिजनेस किस तरीके से अफेक्ट होता है, what are the economic legal factors that influence the business negatively or positively. तो हम जब पढ़ने जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि यार इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लॉज, ये सारी चीजें बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं एंड हाउ द बिजनेस गेट्स अफेक्टेड. So this is the complete syllabus. So basically 7115 of Business Studies O levels is comprised of 6 units. Introduction to business activity. Number 1, human resource management. Number 2, marketing. Unit 3, operation. Unit 4, finance and accounting. That is unit 5. And unit 6 is external influences on business activity. So I hope कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. And I want all of you, I'm unmuting you guys, और अगर कोई है सवाल है तो मुझसे पूछें. Yes guys, please सवाल पूछ ले मुझसे. तो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपका क्या होगा, कंटेंट अच्छा होगा और इंप्रूव होगा. रिपीटेशन ऑफ टास्क एंड प्रैक्टिसिंग इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट. ठीक है, तो आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे एंड वी हैव मल्टीपल पास्ट पेपर्स. मैं यूजुअली जो अपनी क्लासेस के अंदर है वो एटलीस्ट 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स इंकरेज करता हूँ, जिसमें से मैं जब पास्ट पेपर्स के सेशंस भी रखता हूँ, क्लासेस में भी करवाता हूँ, कुछ होमवर्क भी देता हूँ. तो होमवर्क विल बी असाइन, लेकिन वो थोड़ा आगे की चीज है. पहले मैं खुद से करवाऊंगा, खुद से प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास के अंदर. कंस्ट्रक्शन होगी आंसर की, कैसे आंसर कंस्ट्रक्ट होते हैं. अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको समझिएगा. द लाइन्स एंड द स्पेस will be provided by the examiner. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर एक चीज देगा एंड इट इज नोन एज आंसर बुकलेट. आपके पास लूज एक्स्ट्रा शीट्स नहीं होगी, आंसर बुकलेट होगी. आंसर बुकलेट का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस लिखे होंगे और इसी क्वेश्चन के नीचे आपके पास जो है वो लाइंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू राइट विद इन द लाइंस. तो इसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लाइंस आपके पास लिमिटेड है. तो लिमिटेड लाइंस के अंदर यू नीड टू शो योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट while doing the analysis application. जो चीजें एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ वहीं पे आपको करनी होगी. एक्स्ट्रा शीट आपको मिलती है या लूज शीट मिलती है, उसके अंदर तो आपके पास लेवरेज होता है, आप जितना लिखें कोई मसला ही नहीं है. लेकिन आपके पास when the answer booklet is provided by the examiner, तो इसका मतलब क्या है कि you have to do the comprehensive writing, जिसके अंदर आपकी लाइंस के अंदर ही आपको सब कुछ करना है. तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज होती है. जब पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो दो टाइप के बच्चे आते हैं. एक बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं कि सर लाइंस बहुत ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कम लिख रहे हैं या फिर लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से उनकी लाइंस बच रही हैं. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर लाइंस बहुत कम है और हमारी राइटिंग लाइंस से एक्सीड कर रही है. तो जब वो लाइन से एक्सीड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा जो है इररेलेवेंट लिख रहे हैं, या फिर दे कैन नॉट डू कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग कि जिसके अंदर लाइंस के अंदर ही लिख लें, कम लाइंस के अंदर ज्यादा बात हो जाए. तो हमें प्रैक्टिस डे 1 से ऐसी करनी पड़ेगी जिसके अंदर वी नीड टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग within the lines. We need to complete the answer, otherwise the examiner is not going to check जो भी चीजें एक्सीड कर रही होंगी from the given lines. तो ये एक हमारे पास चैलेंज है जो कि हमें करना है. सेकेंड चीज आपको ये रूल में समझा रहा हूं वो ये है हमारे पास ऑनलाइन क्लास के अंदर, दैट इज प्रॉपर नोटबुक. अब प्रॉपर नोटबुक का मतलब हमारे पास ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे फिजिकल क्लासेस के अंदर ये होते हैं, जो कोचिंग या प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक नोटबुक लेके जाते हैं जिसके अंदर एक पेज घुमाओ तो वो अकाउंटिंग का काम होता है, 3 पेजेस के बाद मैथ का काम होता है, 4 पेजेस के बाद इकोनॉमिक्स की डायग्राम बनी होती है. तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट कंसिडरिंग योर सब्जेक्ट एंड यू आर नॉट गिविंग अ रिस्पेक्ट. आपको एक बिजनेस स्टडीज के लिए अलग से नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक के अंदर यू आर गोइंग टू राइट डाउन द लेक्चर सीक्वेंशियली.
जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज द 5th August एंड दिस इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास जिसके अंदर वी डिस्कस द पेपर पैटर्न एंड द करिकुलम, सो इट शुड बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुकलेट। तो जब आप रिव्यू कर रहे होंगे और जब आप रीइंफोर्स कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, तो इट विल बी इजी टू रिव्यू एंड इट विल बी इजी टू कोप अप विद द थिंग्स। थर्ड चीज हमारे पास रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी का मतलब हमारे पास क्या है कि देयर इज नो नीड टू स्किप द क्लास। अगर आप कोई है, हमारे पास हो सकता है, हमारे पास कोई भी ऊंच नीच हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इफ यू गेट एब्सेंट बाय एनी रीजन, बीमार हो जाते हैं, कहीं स्टक हो जाते हैं, नहीं पहुंच सकते, तो दैट्स ओके। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि यू नीड टू गिव अ प्रायर मैसेज कि बिफोर द क्लास के सर आई वोंट बी एबल टू कम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो इट शोज द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। सेकेंडली पंक्चुअलिटी का मतलब ये है कि 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं वेट करूंगा 5 to 7 मिनट्स इन द वेटिंग रूम एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको पीछे की चीज समझ में नहीं आ रही। कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया तो वी बिल्ड द कॉन्सेप्ट, वी बिल्ड द इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक और उसके हम आगे बढ़ गए और आप 20 मिनट के बाद या लेट्स सपोज हाफ एन आवर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और शायद टॉपिक ऐसा हो जो कनेक्टिविटी में हो विद दी अनदर टॉपिक और विद दी नेक्स्ट टॉपिक, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, वी आर कंडक्टिंग इन ऑनलाइन क्लास, तो कभी इंटरनेट का इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन डू ड्रॉप अ मैसेज सो दैट आई कैन मैनेज। थर्ड हमारे पास है टेस्ट एंड होमवर्क। मंथली टेस्ट होंगे, होमवर्क विल बी असाइंड, तो यू नीड टू सबमिट द होमवर्क एंड यू नीड टू अपीयर इन द टेस्ट। टेस्ट स्किप करेंगे तो आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो सकेगी। 1 महीने के बाद अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इन द सेकंड मंथ यू शुड इम्प्रूव। लेकिन अगर आप टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे तो देयर विल बी नो सेल्फ इवैल्यूएशन। और फिर डे एंड पे, सेशन एंड पे, जब आप मॉक्स के लिए फाइनली अपीयर हो रहे होंगे और यू आर अपीयरिंग फॉर द सीआई, तो दैट विल बी अ ड्राउनिंग स्टेज कि आप बोल रहे होंगे कि सर हमें तो आ ही नहीं रहा, हम कैसे पेपर देंगे। तो टेस्टिंग इसके लिए ताकि आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकें, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट आपके चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे और आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो रही होगी। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। और ये सारी चीजें मैं फिजिकल क्लासेस में भी डिस्कस करता हूँ विद द स्टूडेंट एंड आई डू इन ऑनलाइन क्लासेस पे। ऑनलाइन क्लास के अंदर थोड़ा सा रीइंफोर्स इन चीजों को इसके लिए किया जाता है क्योंकि वहां पे मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं I cannot roam around the class and I cannot watch the students either they are copying or not, क्या वो attentive है, they are using the phone or not. So it's your responsibility. In online class, my efforts will be 30%, your contribution will be 70%. I'm not saying to put the effort, but contribute करें, cooperate करें, classes के अंदर phone use ना करें, try to watch the lectures on the big screen like laptop हो, PC हो, tablet हो, कोई भी आपके पास चीज हो। मोबाइल फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कोई न्यूज आपके पास आ जाती है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, सो मोबाइल फोन इज अ डिस्ट्रैक्टिंग थिंग ना एज कंपेयर टू द स्क्रीन एंड ऑल। तो दीज आर द थिंग। नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू गाइस। जो भी सवाल है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट प्लीज बोल के बात करें ताकि मैं फैमिलियर हो जाऊं आपसे और सबसे। थैंक यू। यस गाइस बोले, you can unmute yourself. सर क्लियर है सब। What about Haya, Dua, is it clear? सर अभी तक तो सब कुछ समझ आ रहा है।